तो यूपी चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी सियासी गुणागणित लगा रही है। जातिगत वोटों को लुभाने की कोशिशें भी लगातार हर पार्टी की तरफ से हो रही हैं। अब यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भाजपा जुट गई है। रविवार को जब यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की बैठक शुरू हुई, तो बीजेपी ने इस बैठक में ब्राह्मणों को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत यूपी के सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा ब्राह्मण समाज के लिए किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाएगी और इसके लिए 16 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें अजय मिश्र टेनी को भी जगह दी गई है। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश इसलिए की जा रही है, आप समझिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से सत्ता के गलियारे में चर्चाएं तेज हैं कि ब्राह्मण मतदाता इस बार भाजपा से बेहद नाराज हैं और पार्टी को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है और इसीलिए ये लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद चल रही है। यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय समिति से आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को इस समिति का खास तौर पर एक मेंबर बनाया गया है, जिसके पीछे माना यह जा रहा है कि भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि बुरे वक्त में भी भाजपा ब्राह्मणों के साथ खड़ी है और ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी ने अजय मिश्र टेनी के अलावा दिनेश शर्मा, सतीश द्विवेदी, आनंद स्वरूप, शिव प्रताप शुक्ला, महेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, अभिजात मिश्रा, सांसद रमापति त्रिपाठी जैसे बड़े ब्राह्मण नेताओं को समिति का मेंबर बनाया है। तो दीपा ने आपको विस्तार से जानकारी दी, लेकिन भाजपा का जो मिशन ब्राह्मण है उससे जुड़ी जानकारी क्या है वो अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए कमेटी तैयार की है बीजेपी ने और सांसद शिव प्रताप शुक्ला समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16 सदस्यीय टीम जेपी नड्डा से मुलाकात आज करेगी और ब्राह्मणों को जोड़ने का मेगा प्लान भाजपा ने तैयार किया है। यूपी में 10% है ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से लगातार बीजेपी की नजर इस पर है। क्या ब्राह्मण जिताएंगे 22 की बाजी, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है जब सियासी गलियारों में खबर ये हो कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। तो आंकड़े क्या कहते हैं चुनावों के, वो देखना बहुत जरूरी है। 2017 की सबसे पहले बात करते हैं। भाजपा के 46 ब्राह्मण चेहरों को जीत हासिल हुई थी और सरकार बनी थी बीजेपी की। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो सपा के 21 ब्राह्मणों ने जीत हासिल की और सरकार बनी सपा की, जबकि 2007 के आंकड़े ये कहते हैं कि बसपा के 41 ब्राह्मण जीते और बसपा की सरकार बनी। तो ये सियासी समीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में किसको किसका कितना समर्थन मिला ये जानना बहुत जरूरी है। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण चेहरों को जीत हासिल हुई और इसके बाद सरकार बसपा की बनी थी। इसी तरीके से 2017 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को भी अच्छी खासी ब्राह्मण चेहरों का साथ मिला था। भाजपा के 46 ब्राह्मण जीते थे। अब दीपा के पास चलेंगे। दीपा, क्या जानकारी है अगली? बिल्कुल, अब चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर कितना अहम है वो विस्तार से जया ने आपको जानकारी दी। अब सीधे इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अविनाश, देखिए, अब जितनी भी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमकर ही चुनाव की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। चुनौती बहुत बड़ी है वापसी को लेकर, इसलिए भी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश वहां पर हो रही है। आज क्या कुछ खास रहेगा इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से, वो जरा बताइए। देखिए दीपा, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 13% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, ऐसे में इस मतदाता को रुझाने के लिए हर पार्टी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। बसपा जहां 2007 से ही इस मामले में प्रयास करती रही है और 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया गया था, यानी कि स्वर्ण जातियों में से ब्राह्मण और इसके अलावा दलितों ने मिलकर सरकार बनवाई थी। जिसके बाद अगर बात करें फिर 2012 में अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके की कुछ फार्मूला को अपनाया था और 21 ब्राह्मण विधायक उनके पार्टी सिंबल से चुनकर गए थे। 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों को जमकर टिकट बांटे थे और 46 विधायक उनके चुनकर गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों में ब्राह्मणों को लेकर के दुष्प्रचार होता हुआ आया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साथ हित नहीं कर रही, उनका अहित कर रही है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से खुशी दुबे अभी भी जेल में है, उनके मामले का जिक्र हर कोई करता है और इसके साथ साथ और भी ऐसे कई मामले हैं छोटे छोटे जिसका जिक्र हर कोई करता है। इसी के बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में अब संज्ञान लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने कल सारे ब्राह्मण जो सांसद है दिल्ली में और इसके अलावा अगर बात करें तो जो
ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है, जिसके बाद 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अगर बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है, कल कई ब्राह्मण नेताओं ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से इस बात को भी लेकर शिकायत की कि प्रदेश में जो सरकारी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कृत्य कर दे रहे हैं, जिससे कि इस तरीके का और अफवाह उड़ जा रहा है और इस तरीके से दुष्प्रचार हो जा रहा है कि ब्राह्मणों के साथ वर्तमान सरकार अहित कर रही है। इसके बाद एक रणनीति तैयार की गई है, जिसके मद्देनजर तमाम तरह जो ब्राह्मण नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनको सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बताएंगे। जिस तरीके से 10% स्वरणों को आरक्षण दिया गया, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, कानून व्यवस्था है, और इसके साथ साथ अगर बात करें जो एक सुरक्षा का माहौल दिया गया है इसका भी जिक्र किया जाएगा। और ये भी जिक्र किया जाएगा कि ब्राह्मण सांसद आज सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण विधायक भी सबसे ज्यादा है। अविनाश, और देखना होगा कि जैसी चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से नाराज है, क्या चुनावी नतीजे बदलेंगे? क्या ब्राह्मणों का विश्वास एक बार फिर से बीजेपी पर होगा? ये देखना होगा। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। और आज भाजपा की यूपी में शुरू की गई जन विश्वास यात्रा का 9वां दिन है। आज अलग अलग क्षेत्रों की जन विश्वास यात्राएं अपने अगले पड़ाव पर पहुंचेंगी, जहां भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रतापगढ़ और सीतापुर की बात करें तो जन विश्वास यात्रा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ के दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और इसके बाद सीएम जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। सीएम का कार्यक्रम रामपुर खास विधानसभा के नया पुरवा गांव में आयोजित किया गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का गढ़ माना जाता है। मौजूदा वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इस सीट पर उनकी बेटी आराधना मिश्रा विधायक हैं और बताया जा रहा है कि पहली बार इस विधानसभा सीट पर प्रदेश का कोई सीएम जनसभा करेगा। दोपहर 12 बजे लखनऊ वाराणसी हाईवे के बगल में बसे नया पुरवा गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो बेहद अहम कार्यक्रम और जन विश्वास यात्रा का 9वां दिन है। 9वें दिन पर आज अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता मौजूद रहेंगे और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, अहम क्या है फैक्टर जन विश्वास यात्रा को लेकर, वो समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए अब देखिए, भाजपा की जन विश्वास यात्रा का आज 9वां दिन है और आज सीएम योगी प्रतापगढ़ और सीतापुर की यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह बुलंदशहर में जन विश्वास यात्रा निकालेंगे और बुलंदशहर में 3 जगह पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज और बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। औरैया में मंत्री महेंद्र सिंह, चंद्रिका प्रकाश उपाध्याय और सांसद आरके पटेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गोरखपुर और कुशीनगर की बात करते हैं तो गोरखपुर और कुशीनगर में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद होंगे। तो जन विश्वास यात्रा का 9वां दिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपा के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो आज क्या कुछ रहने वाला है? जन विश्वास यात्रा का 9वां दिन है। कौन कहां पर दिग्गज होगा? सबसे पहले निगाहें जो टिकी हुई हैं वो मुखिया पर, योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। वो प्रतापगढ़ भी जाने वाले हैं, सीतापुर में भी, और साथ ही रामपुर खास जहां कांग्रेस का मजबूत किला जिसको कहा जाता है, वहां पर भी जनसभा होनी है। चलिए जानकारी लेते हैं। इसी पर शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, आज का दिन भी बहुत बड़ा है। देखिए, पहले प्रतापगढ़ सीतापुर पहुंचेंगे सीएम योगी, उसके बाद रामपुर खास में भी जनसभा होनी है। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस के किले में सेंधमारी की जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कामयाब हो पाएगी क्या बीजेपी? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है अभी। बिल्कुल, देखिए, जन विश्वास यात्राएं तो आज तमाम जगह पे निकलेंगी और तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। चाहे बात करें उसमें सबसे ज़्यादा लेकिन जो अहम है वो मुख्यमंत्री का दौरा है। मुख्यमंत्री जो है वो खुद शामिल होंगे प्रतापगढ़ में, सीतापुर में जो कार्यक्रम होंगे उनमें। और प्रतापगढ़ इसलिए खास क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वहाँ से कई बार प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और CWC के सदस्य भी है कांग्रेस की, वो कई बार विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने वो सीट जो है अपनी बेटी आराधना मिश्रा को दी, सौंपी। तो आराधना मिश्रा वहाँ से विधायक है। और अगर देखें मौजूदा हालात जो है तो कांग्रेस के पास गिने चुने विधायक ही बचे हैं इस समय और उनमें एक सीट है आराधना मिश्रा के पास जो रामपुर की। तो निश्चित रूप से ऐसे में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का खुद वहाँ पर जाना, और सिर्फ वो देखिए जनविश्वास यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि जब वो प्रतापगढ़ जा रहे हैं तो वहाँ पर 554 करोड़ की 450 के करीब जो परियोजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यानी कांग्रेस के गढ़ में जाकर वो
सौगात देंगे वहाँ की जनता को, तो निश्चित रूप से एक तरफ जो साफ समझा जा सकता है आगे जो चुनाव है उसको लेकर सियासी संदेश तो दिया ही जाएगा, साथ ही जो वहाँ के वोटर हैं उनको भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश है, क्योंकि 554 करोड़ की योजनाओं का अगर वहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास होता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता को तमाम सहूलियतें मिलेंगी और जनता के लिए वो एक किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। तो निश्चित रूप से ये दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। दूसरा जो सीतापुर का दौरा है वहाँ पर भी अगर बात करें तो देखिए जनसभा तो होगी, लेकिन 116 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो उनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले। तो आज का जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में चाहे वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होने की बात हो, चाहे वो जनसभा में शामिल होने की बात हो, और ये तय मानकर चलिए कि प्रतापगढ़ में जब वो जनसभा करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर निशाना भी साधा जाएगा। और जिस तरह से हर बार हम देखते हैं पिछले 60 साल कभी 70 साल की बात की जाती है, जिक्र किया जाता है, तो एक बार फिर वो जिक्र उठेगा। और प्रतापगढ़ में कांग्रेस की जब जनप्रतिनिधि रहे हैं उस दौरान क्या क्या काम नहीं हो पाए उनके ऊपर भी सवाल उठेगा। और बात ये भी होगी निश्चित रूप से कि जब से ये पिछले 4.5 साल से सरकार आई है तब से उसने भले ही वहाँ पर कांग्रेस के पास वो सीट रही हो, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस क्षेत्र के लिए क्या किया, वहाँ के विकास के लिए क्या किया, इन चीज़ों पर भी पूरा फोकस रहेगा। और यही चीज़ें निश्चित रूप से माना जा रहा है आज मुख्यमंत्री वहाँ की जो आंकड़े होंगे विकास को लेकर उनको भी बताएंगे, और वहाँ की जो खामियां रही हैं चाहे वो कांग्रेस की सरकार में रही हो या वर्तमान मौजूदा विधायक के समय में जो वहाँ पर चीज़ें उनको लेकर भी निशाना साधा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक बड़ी जानकारी इस बीच अपने दर्शकों को दे दें, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की अहम बैठक आज होने जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर ये बैठक बहुत अहम है। आज से चुनाव आयोग 3 दिन के यूपी दौरे पर और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक है। सुबह 11 बजे ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की जाएगी। और आपको बताएं कि तमाम जो अब तक खबर है ओमिक्रॉन के मामले हैं, ताजा जो स्थिति है चुनावी मौसम और चुनावी मौसम में जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, ये तमाम मुद्दे बैठक में अहम रहेंगे। चुनाव की तैयारियों का जायजा चुनाव आयोग की टीम लेगी और आज से यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर टीम रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय चुनाव सचिव के साथ बैठक होगी और स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बेहद अहम मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। चलिए, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है जया, आपने सही कहा, लगातार चुनावी माहौल है, ऐसे में जो लापरवाहियां की जा रही है वो आम लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, साथ में राजनीतिक जो दल हैं वो और भी जिन पर जिम्मेदारी है वो भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए चिंता बढ़ जाती है। आज की होने वाली बैठक बहुत अहम है। इसी पर हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, शैलेश भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से और साथ ही अविनाश तिवारी हैं दिल्ली से। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश, क्या जानकारी आज की होने वाली बैठक को लेकर, क्योंकि बहुत अहम है। देखिए, कुछ बड़ा हो सकता है क्या बैठक में, क्योंकि ओमिक्रॉन का दायरा राज्य दर राज्य किस तरीके से बढ़ रहा है वो सभी के लिए सिरदर्द बन रहा है। क्या कुछ हो सकता है बैठक में? देखिए, अगर बात करें तो चुनाव आयोग इस बात को लेकर तैयारी कर रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान करना है और इसी के मद्देनजर वो तमाम सारे राज्यों में जाकर चुनाव तैयारियों को भी देख रहा है। अगर बात करें तो कल से उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग जाएगा, जहां पे उत्तर प्रदेश की तैयारियों को देखेगा। आज अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उसकी बैठक होनी है, जहाँ पे इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा किस तरीके से चुनाव में कोरोना का खतरा रहेगा और क्या चुनाव कराना बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं तो चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि चुनाव तक कोई चिंताजनक स्थिति तो नहीं हो जाएगी जिससे कि चुनाव कराने में कुछ जो है दिक्कत हो जाए। इसी को लेकर ये बैठक की जाएगी, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव के दौरान कोरोना का अपडेट क्या रहेगा और किस तरीके से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भी ली जाएगी कि चुनाव के दौरान किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और चुनाव कराया जाए या नहीं कराया जाए, इसको लेकर भी सलाह ली जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके बाद फिर चुनाव आयोग कल से उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनावी तैयारियों को देखेगा और फिर वहां से लौटने के आने के बाद दिल्ली में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जनवरी के अगले हफ्ते यानी कि दूसरे हफ्ते में ये चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चलिए ठीक है, चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे तो किन परिस्थितियों में चुनाव को कराया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, कैसे कोविड से कैसे ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। अविनाश, जैसे कि जानकारी आपने दी, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। देखिए, शैलेश के पास जाएंगे लेकिन उससे पहले ये अहम तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, लखनऊ से वो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी और अहम तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर सिख समुदाय के तमाम लोग भी आप देख रहे हैं, उनके साथ में
साहिबजादा दिवस का मौका है, सीएम आवास पर ही ये मनाया जा रहा है और वहीं पर सीएम योगी गुरु ग्रंथ साहब को लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से आपके सामने सीधी हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जहां पर साहिबजादा दिवस का मौका, मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें आ रही हैं और सीएम के साथ में सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। पहले से ही आज के दिन को लेकर तैयारियां की जा रही थी, साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा, ये पहले से ही तय था। और आज ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ में तमाम सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और गुरु ग्रंथ साहब में उनकी कितनी आस्था, ये जग जाहिर। और आज का ये मौका सभी के लिए बहुत खास हो जाता है। मत्था वहाँ पर टेक रहे हैं शीश नवाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास की ही ये तस्वीरें और भी जो कैबिनेट के मंत्री वो वहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें हमने सीधी आप तक पहुँचाई लखनऊ से। साहिबजादा दिवस का मौका है, ये दिवस मनाया जा रहा है। सीएम आवास पर ही तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है। सीएम योगी तो वहाँ पर हैं ही, सीएम आवास पर उनकी मौजूदगी तो रहती है। साथ में जो और भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी सुबह से ही वहाँ पर पहुँच रहे थे। अभी 9:15 बजे का वक्त है और तस्वीरें आपके सामने हमने रखी। साहिबजादा दिवस का मौका और इसी मौके पर देखिए क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। आप थोड़ा सा उधर अब ये सिख समुदाय के लोग और उनके पारंपरिक परिधानों में वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद, अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं आज के दिन को लेकर। जब यहाँ से बस सीएम योगी आदित्यनाथ सिर पर रख करके गुरु ग्रंथ साहब को आगे बढ़ रहे थे, उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कीर्तन का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। कीर्तन में भी शरीक होंगे सीएम योगी और साथ में तमाम दिग्गज। चुनाव का मौका भी है, चुनाव से भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है चुनाव के मौके पर जो भी होता है उसको आम कहा नहीं जा सकता। आज हालांकि साहिबजादा दिवस का मौका, सीएम आवास की ही ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में चले इसी पर शैलेश से और जानकारी लेते हैं। शैलेश, ये साहिबजादा दिवस का मौका है, सीएम आवास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, सुबह 10 बजे से यहाँ पर गुरु कीर्तन का आयोजन होना है और उससे पहले यहाँ पर जो पूरी मंडली है कीर्तन की वो पहुँची है और सिख समुदाय से जुड़े हुए न सिर्फ मंत्री बल्कि जो अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े हुए पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके अलावा तमाम सरकार के मंत्री और सिख समुदाय से जुड़े जो माननीय लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनको वहाँ पर बुलाया गया है। और खुद हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो अपने सर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहिब को ले जा रहे हैं, पूरा सम्मान देते हुए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 10 बजे से गुरु कीर्तन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। जो 4 साहिबजादों की अगर बात की जाए शहादत की, तो इसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम है। और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री आवास पर जब गुरु कीर्तन होगा तो तमाम जो है ना सिर्फ अगर बात करें सिख समुदाय के लोग, बल्कि सिख समुदाय के अलावा जो सरकार के तमाम मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और गुरु कीर्तन का हिस्सा बनेंगे, उसमें शामिल होंगे। तो जो पूरा ये कार्यक्रम 10 बजे से होना है, उससे पहले वहाँ पर जो सिख धर्म के जो जानी लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है उससे पहले का वो शुरू हो चुका है। और अब से ठीक कुछ है ही देर में शैलेश, देखिए ठीक है, वहाँ पर गुरु कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे भी। फिलहाल शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां भाजपा नेता अजय कुमार उपाध्याय की गुंडागर्दी सामने आई है
और भाजपा मंडल महामंत्री ने एक रोजगार सेवक को न सिर्फ गालियां दी बल्कि रोजगार सेवक को दौड़ा दौड़ाकर बुरी तरीके से पीटा है। इसके साथ ही सरकारी काम भी भाजपा नेता ने बंद करवा दिया। पिटाई में रोजगार सेवक को गंभीर चोटें आई हैं और पिटाई के बाद रोजगार सेवकों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जान लो प्रकरण की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम रोजगार सेवक श्री पवन कुमार नरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की हाजिरी लेने गए थे। हाजिरी लगाने से अब्दुल उपाध्याय और कृष्ण उपाध्याय ने इनको रोका और गाली गलौज किया और इनकी पिटाई कर दिया। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के मोदी नगर में कश्यप समाज के सम्मेलन को बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, इसके सारे वादे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी बिल्कुल नहीं है। बीजेपी पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, भाजपा के सारे वादे झूठे। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए उसे पूरा नहीं किया। झूठे वादे करती है भारतीय जनता पार्टी और अब सचेत हो जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव नजदीक है। उधर कासगंज से चलकर फर्रुखाबाद आने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 5389 के एक डिब्बे में आग लग गई। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को फर्रुखाबाद के हथियापुर क्रॉसिंग के पास रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा और ट्रेन के कंपार्टमेंट में लगी आग को बुझाया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कोई जानहानि नहीं हुई है। अब आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग लगने के कारण क्या है इसकी पड़ताल अब की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हमने रख दी है। आग लगने के कारण क्या है उसकी पड़ताल हो रही है। अचानक से आग लगी। कासगंज से फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में आग लगी। कानपुर से खबर है। कानपुर में आज से शुरू होगा सीरो सर्वे। जी हां, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सर्वे की शुरुआत की जाएगी। आज से तीसरी बार सर्वे शुरू होगा। अब देखिए ओमिक्रॉन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत अहम खबर है। सीरो सर्वे की शुरुआत कानपुर में आज से होने जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ये सर्वे किया जाएगा। इसमें जो जानकारियां मिलेंगी उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। आज से तीसरी बार शुरू होगा सीरो सर्वे। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के लिहाज से, इसीलिए वहां पर चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। वो राजधानी लखनऊ की बात आप कीजिए या फिर अलग अलग हिस्सों की बात कीजिए, लगातार जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसीलिए कानपुर से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीरो सर्वे की शुरुआत आज से हो रही है। और चलिए अब आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे दें। केजीएमयू कुल सचिव के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। शासन ने शुरू कराई केजीएमयू कुल सचिव के खिलाफ जांच और मृतक आश्रित नियुक्ति में लापरवाही समेत अन्य आरोप लगे हैं। इन आरोपों की अब जांच होगी। मंडलायुक्त 20 दिन में जांच कर शासन को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। मृतक आश्रित कर्मचारियों की बर्खास्तगी में भेदभाव का ये मामला है। 13 लोगों ने शासन से की थी कुल सचिव के खिलाफ शिकायत और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू की जा रही है। शिकायत करने वाले लोगों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी रहे। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा मंडल आयुक्त को उन्होंने जांच सौंप दी है और अब इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो मामला और ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि क्या पूरा ये मामला रहा है। लेकिन कई गंभीर आरोप लगे हैं। सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी विधायकों ने आरोप लगाए थे।